Hello everyone, BSc second year. So today we are going to start our one of the topic. फिफ्थ यूनिट में से नहीं है, फर्स्ट यूनिट में से है, लेकिन इसमें जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द डिफॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो ये पढ़ने से पहले हमें डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे फर्स्ट यूनिट में है ना। फर्स्ट यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है हमें अभी पढ़ लेते हैं ये वाला। और टॉपिक time relationship between deformation and crystallization, because both are interrelated. Okay, suppose if I am teaching you that one before this one, so that would be uh, good to understand, to make you understand the whole concept. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, है ना। तो देखो, यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, आपके पास में जो भी आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, यदि किसी को भी अपने को डिफॉर्म करना है ना, अभी सिंपल इसको समझो, फिर हम रॉक में डिफॉर्मेशन में आएंगे। यदि हमें इसे डिफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, इसमें फोर्स लगाना होगा, है ना। फोर्स लगाएंगे हम, तब ये डिफॉर्म होगा, है ना। तब तो ये ब्रेक होगा या इसका शेप चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा। जब तक हम इसमें फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे कैसे होगा। तो ये रॉक्स के डिफॉर्मेशन के लिए भी सेम होता है कि हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम इस पर अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करने की जो यूनिट है स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया सब्जेक्टिंग टू एन ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस है ये, ठीक है। अब देखो, यदि ये तीनों तरफ से सेम डायरेक्शन में, किसी भी बॉडी में स्ट्रेस जब है, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें फोर्स ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो पीछे से भी फोर्स लग रहा है, बाजू से भी फोर्स लग रहा है ना, तो ये कन्फाइनिंग स्ट्रेस कहलाता है ना। इफ द फोर्सेस आर विद द इक्वल मैग्नीट्यूड फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट्स कॉल्ड कन्फाइनिंग स्ट्रेस, है ना। वहीं पर यदि जो स्ट्रेसेस हैं इसमें, है ना, जो फोर्सेस पर यूनिट एरिया जो लग रहा है स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस यदि अनइक्वल है, यदि अनइक्वल स्ट्रेसेस है, तो वो डिफरेंशियल स्ट्रेसेस कहलाते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल, डिफरेंट स्ट्रेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो इससे डिफरेंशियल स्ट्रेस कहलाते हैं यदि तीन डायरेक्शन से अलग अलग स्ट्रेस लगते हैं। मेजरली तीन तरीके के स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इंटरमीडिएट, सिग्मा 3 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं। इसके साथ में और भी दूसरे ऑक्सिलरी स्ट्रेसेस होते हैं, जो हम जब आप लोग एमएससी में आओगे तब हम वो पढ़ेंगे, है ना। अभी ज्यादा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझो कि क्या है ये स्ट्रेस, है ना। तो देखो, अब इसमें डिफॉर्मेशन कैसे होता है जब डिफरेंशियल स्ट्रेस की बात आती है ना। यहाँ पर देखो, जैसे ये अनस्ट्रेस्ड क्यूब ऑफ रॉक है ना, तो यहाँ पे एक तरह से कह दो कि कन्फाइनिंग स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस वहां पे अप्लाई हो रहा है। हाँ, कन्फाइनिंग स्ट्रेस वहां पे अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ पे कन्फाइनिंग स्ट्रेस में अप्लाई हो रहा है ना, तीनों तरफ से है। जब स्ट्रेसेस अलग अलग होंगे, जैसे मेजरली जो है स्ट्रेस तीन पार्ट में, जबकि अनइक्वल मतलब डिफरेंशियल स्ट्रेस है, तो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेंशनल स्ट्रेस, जिसमें कि फोर्सेस आर अप्लाइंग टू स्ट्रेच द मटेरियल, है ना। स्ट्रेचिंग होती है इसमें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है ना।
इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है, इस डायरेक्शन में ये जो बॉडी है इसका 2 डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रहा है। टेंशनल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, किसी भी मटेरियल में, ठीक है, तो ये टेंशनल स्ट्रेसेस कहलाते हैं। दूसरा होता है कंप्रेशनल स्ट्रेसेस, व्हेन दी स्ट्रेसेस आर एक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड स्क्वीजिंग द मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे स्क्वीजिंग हो रही है ना, मटेरियल स्क्वीज हो रहा है, दब रहा है। यहाँ पे देखो कैसे ये मटेरियल दबा है, देखो यहाँ से यही मटेरियल है, इस पे जब हमने टेंशन लगाया था तो इधर उधर मतलब इस तरीके से फैल गया था। उसके बाद में अभी हम जब इसमें कंप्रेशन लगा रहे तो सेम मटेरियल जो ऊपर वाला है वो देखो किस तरीके से स्क्वीज हो गया है ना, इस तरीके से स्क्वीज हो गया है। दिस आर कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेसेस, जबकि स्लीपेज है ना, स्लीपेज ट्रांसलेशन हो, जैसे ये रॉक बॉडी है, जब इस पे स्ट्रेसेस लगते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही लग रहे हैं, लेकिन एक इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, दूसरा अपर सरफेस है ना, दोनों अपर एंड लोअर सरफेस के पैरेलल फोर्सेस है बट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इट इज सिमिलर काइंड ऑफ स्लीपेज और ट्रांसलेशन, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो इसको आप शियर स्ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा है स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस एंड, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ अरविंद बोल रहा हूँ। हम्म, हाँ हाँ, क्या नाम है, ठीक है ऐड कर देंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर है टेंशनल स्ट्रेसेस भी क्लियर है, ये बहुत अच्छे से समझ लो, ये आगे भी काम आएगा ना। कंप्रेशनल स्ट्रेसेस है, शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ तक ये 3 तरीके के स्ट्रेस क्लियर होंगे। यहाँ पर देखो फिर एक स्ट्रेन होता है ना। स्ट्रेन का क्या मतलब है, चेंजेस इन शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर अप्लाइंग। देखो जब इस पर हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं ना, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसका क्या, एक तो साइज चेंज होगा, एक तो शेप चेंज होगा, ठीक है, एक तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस तरीके से यदि इनमें कुछ भी चेंजेस होता है उसे स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन ड्यू टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण इसमें डिफॉर्मेशन होता है। अब देखो किसी भी मटेरियल का एक स्ट्रेंथ होता है ना, ये मटेरियल है, इसका एक स्ट्रेंथ है, इसको आप अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते, बट वहीं आप किसी दूसरी चीज को पकड़ेंगे तो उसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जैसे मैं अभी इसी की जगह यदि कोई फोम का, जैसे थर्माकोल वगैरह होता है, उसको पकड़ता मैं और तोड़ देता है यहाँ से ना, तो टूट जाता है इजीली। उसका एक अलग स्ट्रेंथ है, इस मटेरियल का अलग स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होता है, जब हम इसके ऊपर में फोर्सेस लगाते हैं ना, जैसे मैं इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, फोर्सेस। तो इसकी स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका जो स्ट्रेंथ है वो उसको बियर कर रहा है। जब मेरा फोर्स का अमाउंट, मतलब जब मेरा स्ट्रेस का अमाउंट इसके स्ट्रेंथ के अमाउंट से, ये जो स्ट्रेंथ मेरे फोर्स के अगेंस्ट में लगा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ जब मेरे फोर्स से कम हो जाएगी, जब जितना मैं इसमें फोर्स लगाना चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ उससे कम है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इन टोटलिटी ये समझ लो कि इस बॉडी में जो स्ट्रेस है वो जो अपोजिट, जो हम जो ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके अपोजिट में एक्ट करता है। मतलब ये बॉडी भी सिमिलर स्ट्रेसेस अगेंस्ट में लगाती है ना। जब जो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो ये मटेरियल ब्रेकेज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर में, है ना। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण है इसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये कर्व है एक्चुअली एक, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये वाला सभी को क्लियर होगा यहाँ तक के, है ना, ये सभी को क्लियर होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस है एक
वाई एक्सिस में स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है ना, और ये यहाँ पे एक कर्व गया हुआ है, इसको मैं अच्छे से दिखाई देता हूँ, जो है देखो ये स्ट्रेस वाई एक्सिस में है, स्ट्रेन एक्स एक्सिस में है ना। स्ट्रेस का मतलब पता है आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का मतलब पता है चेंज इन साइज, शेप एंड वॉल्यूम, है ना। अभी आगे देखो, और ये कर्व है, ये जो है ये कर्व है ये, ठीक है। अभी देखो किसी बॉडी में जब हम स्ट्रेस लगाते हैं ना, जैसे मैं अभी एक कोई बॉडी बनाऊं, है ना, ये बॉडी में मैंने फोर्सेस लगा रहे हैं अभी, है ना, ये फोर्स लग रहा है यहाँ से सिग्मा 1, ये परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, सरफेस के परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, है ना, ये सब परपेंडिकुलर लग। अब देखो, अब इसके ऊपर में फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। अभी जब स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो देखो स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक देखो इलास्टिक लिमिट लिखा हुआ है, ना, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद में इलास्टिक लिमिट के बाद में डक्टाइल डिफॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे आके फ्रैक्चर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डक्टाइल डिफॉर्मेशन। अभी अब देखो इसको समझो अच्छे से, है ना। देखो किसी भी मटेरियल के ऊपर में जब हम सब फोर्स मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के वो स्ट्रेस जो है ये बॉडी बियर करती है ना। और एक वो भी स्टेज आता है जब ये बॉडी हल्की डिफॉर्म होकर के, है ना, एटॉमिक स्केल पे या उससे भी थोड़ा लार्ज स्केल पे डिफॉर्म होकर के वापस अपनी दोबारा पोजीशन में आने के लिए सक्षम होती है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक के देख लो, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ये वही है कि आपने फोर्स अप्लाई किया और ये उतना फोर्स है जिसमें कि ये मटेरियल इतना डिफॉर्म हुआ है कि यदि जब हम फोर्स को हटाएंगे तो मटेरियल वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में ये इलास्टिक लिमिट होती है उस फोर्स तक के, उस फोर्स के लिए, है ना। तो देखो इतना स्ट्रेन यहाँ पे आ चुका है, स्ट्रेन ये परमानेंट स्ट्रेन है ना, यहाँ तक के जो है ये परमानेंट, असल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो परमानेंट स्ट्रेन है। इलास्टिक लिमिट तक के तो जितना भी स्ट्रेन आता है वो वापस रिवर्सिबल स्ट्रेन होता है ना, इलास्टिक लिमिट तक के जितना भी स्ट्रेन गेन करती है बॉडी। उसके बाद में जब हम इलास्टिक लिमिट को पार कर जाते हैं, है ना, जब हम इतना फोर्स हम इस पर लगाते जा रहे, जब हम इलास्टिक लिमिट को पार कर गए, मींस द स्ट्रेन, द डिफॉर्मेशन जो इस मटेरियल में हुआ है, दैट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ठीक है, वो इरिवर्सिबल है वो, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। डक्टाइल डिफॉर्मेशन मतलब जो स्ट्रेन है, जो ये डिफॉर्म हुआ है तो डिफॉर्म ही हो गया। जैसे हम रबर है, रबर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच होते जाता है, और जैसे छोड़ते हैं वापस आ जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो। लेकिन हम उसको इतना खींचे कि जब वो ब्रेकेज ही हो जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में तो ब्रेक होगा, तो वो लिमिट कहेगी इलास्टिक लिमिट, और जब वो ब्रेकेज हो जाएगा देन मतलब रबर का एग्जांपल मैंने गलत दिया, उसमें चूंकि डक्टाइल डिफॉर्मेशन काफी कम होता है, मेन है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है उसमें ना। तो डक्टाइल डिफॉर्मेशन के लिए है कि स्ट्रेन इज इरिवर्सिबल, है ना। ये जो स्ट्रेन यहाँ पे जितना हुआ है ना, जितना ये स्ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक के जितना ये स्ट्रेन हुआ है, ये स्ट्रेन है ना, ये इसके अलॉन्ग स्ट्रेन मेजर करेंगे, जितना स्ट्रेन हुआ है, तो ये स्ट्रेन है इरिवर्सिबल है। फिर एक पॉइंट आता है फ्रैक्चर पॉइंट, है ना, फ्रैक्चर। अब वो डक्टाइल डिफॉर्मेशन कब तक होगा भाई, एक लिमिट तक के डक्टाइल डिफॉर्मेशन भी होगा, फिर अल्टीमेट पॉइंट आता है, अल्टीमेट पॉइंट में फ्रैक्चर हो जाता है ना। तो ये फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरीके से देखो, और ये परमानेंट स्ट्रेन है ये वाला, है ना, मतलब डक्टाइल डिफॉर्मेशन के बाद से परमानेंट स्ट्रेन है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं हुआ है तो एक बार और समझ लो। हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, लगाते गए, इसमें जितनी क्षमता थी ये सहन करते गया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, तब तक के मतलब जब हम उस समय तक फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा।
लेकिन एक लिमिट तक के जब इसमें फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट आएगी इलास्टिक लिमिट, उसके बाद ये मटेरियल जब ब्रेकेज होगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर दोबारा आएगा नहीं, है ना, ये अपना डिफॉर्मेशन वापस गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेन जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। अब चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। अभी इसके आगे, है ना, देखो रिलेटिव बिहेवियर, इसी के आधार पे जो मैंने अभी स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बताया, उसी के बेसिस पे मटेरियल्स को उनके रिलेटिव बिहेवियर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ब्रिटल मटेरियल, दूसरा डक्टाइल मटेरियल, है ना। ब्रिटल मटेरियल का मतलब होता है कि जो मटेरियल ब्रेकेज जल्दी हो जाए, फ्रैक्चर उसमें जल्दी आ जाए, है ना, वो डिफॉर्म कम हो लेकिन फ्रैक्चर जल्दी आ जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल, है ना। जैसे इसमें देख रहे हो, है ना, इसमें जो देख रहे हो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है ना, इलास्टिक रीजन है, यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। तो ब्रिटल मटेरियल में ये इलास्टिक लिमिट जो होती है, इलास्टिक लिमिट का है ये, इलास्टिक लिमिट कम या ज़्यादा हो सकती है, बट द डक्टाइल लिमिट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में डक्टाइल लिमिट इज वेरी शॉर्ट, डक्टाइल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद में डक्टाइल मटेरियल की हम बात करें, इसमें देखो जो इलास्टिक लिमिट है ये शॉर्ट है ना, लेकिन डक्टाइल लिमिट जो है, डक्टाइल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ये काफी लंबा है ना। इसके बाद से यहाँ से चालू हो जा रहा है डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो ये ब्रिटल मटेरियल लो टेम्परेचर, लो कन्फाइनिंग प्रेशर और हाई स्ट्रेन रेट इसको फेवर करता है। अभी इसको हम पढ़ते हैं आगे। डक्टाइल मटेरियल हाई टेम्परेचर में होता है, हाई कन्फाइनिंग प्रेशर और लो स्ट्रेन रेट, है ना, इसमें ये होता है। अभी इसको हम आगे देखते हैं ना कैसे। देखो अभी रिलेटिव बिहेवियर समझ में आ गया होगा ब्रिटल मटेरियल का और डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। अभी देखो ये जो बिहेवियर ऑफ द मटेरियल है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, है ना, वेरियस फैक्टर्स। जैसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, देखो टेम्परेचर की जहां तक मैं बात करूं, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो रॉक्स के कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है ना, मिनरल के एलिमेंट्स है, रॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाई टेम्परेचर में उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, देयर बॉन्ड्स, दे आर स्ट्रेचेबल, दे आर स्ट्रेचेबल। तो हाई टेम्परेचर में कोई भी मटेरियल ज्यादा डक्टाइल बिहेवियर दिखाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने बताया था डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है, कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर में क्या होता है, जब कोई भी जैसे ये मटेरियल है, जैसे सरफेस के जो नियर होता है, अर्थ सरफेस के जो नियर रहता है, वो वहां पे जो है कन्फाइनिंग प्रेशर कम होता है ना, वहां पे डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा होता है। कन्फाइनिंग प्रेशर जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अंदर जाते जाते कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ते जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द फ्रैक्चर्स आर हिंडरिंग, मतलब फ्रैक्चर्स कम होते जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो फ्रैक्चर्स कम होते जाते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ते जाता है, तो उसके वजह से डक्टाइल बिहेवियर बढ़ जाता है एंड ब्रिटलनेस कम हो जाती है, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर्स कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, देखो इसमें भी हमने यहाँ पर भी लिख के रखा हुआ है, हाई कन्फाइनिंग प्रेशर फेवर्स डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, है ना। अभी अगला देखते हैं, है ना, स्ट्रेन रेट, है ना। स्ट्रेन रेट में क्या हो रहा है, स्ट्रेन रेट में यदि हाई स्ट्रेन रेट है, मीन्स द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज हाई, है ना, तो वहां पे ब्रिटल बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज टाइम अवेलेबल कम होगा ना, वहां पे जो कंपोनेंट्स रहेंगे किसी भी मटेरियल के उसको अरेंज होने के लिए, ठीक है, टाइम लेस अवेलेबल रहेगा। वहीं पर यदि स्ट्रेन रेट यदि कम होता है, स्ट्रेन रेट का मतलब डिफॉर्मेशन यदि कम रेट से हो रहा है, हिंदी में बोले तो कम दर से हो रहा है, यदि
डिफॉर्मेशन कम दर से हो रहा है तो वहां पे डक्टाइल बिहेवियर ज्यादा फेवर होगा, है ना। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लो स्ट्रेन रेट, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कंपोजिशन। देखो कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन किसी भी मटेरियल, जैसे हमारे अर्थ सरफेस में किसी भी मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। जैसे क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, अर्थ सरफेस पे ज़्यादा मिलता है ना। ओलिविन है, ये कंपोजिशनली काफ़ी स्ट्रेंथफुल होते हैं ना। तो हाई टेम्परेचर में देखो फिर ये जो कंपोजिशन है ये मैटर करता है। अब जैसे हाँ, इसमें ऐसे समझो इसको कि जैसे बिकॉज कंपोजिशन क्या है, उनके जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच की बॉन्डिंग रहेगी, है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। जैसे ओलिविन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये सारे उसमें आते हैं स्ट्रेंथफुल में। वहीं पे यदि हम बात करें अभी माइका, क्ले मिनरल्स, है ना, तो इनमें जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं वो, है ना। सो दे विल फेवर मोर डक्टिलिटी, है ना। और ब्रिटलनेस जो है हार्ड जो स्ट्रेंथफुल मटेरियल है उनमें ज़्यादा रहती है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद में अगला है वाटर, है ना। अगला है वाटर। तो वाटर में देखो किसी भी मटेरियल में जब वाटर जाता है ना, अपीयर्स होता है, अपीयर, तो उसमें वो वीक कर देता है मटेरियल को, है ना। मटेरियल वीक हो जाएगा उसमें, बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या मिनरल ग्रेन्स होते हैं उनमें वाटर जो होता है एक फिल्म ग्रेन, मतलब फिल्म बना लेता है आसपास, एक मतलब पतली परत बना लेता है मिनरल ग्रेन्स के आसपास, जिससे कि बॉन्डिंग्स वगैरह इफेक्ट होती है ना। साथ ही में जो बॉन्डिंग इफेक्ट्स होने से जो मिनरल का स्ट्रेंथ है या रॉक का स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली जो है कम हो जाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स है किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को हैंडल करने के लिए। यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम लोग देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सबसे बेसिक चीजें यहाँ पे है ना। यहाँ पे इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अभी देखो ब्रिटल डक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथोस्फीयर। जो हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज अभी मैं लिख दूं जरा। तो यहाँ पे देखो, हाँ देखो यहाँ पे डेप्थ वर्सेस रॉक स्ट्रेंथ, है ना। ये रॉक स्ट्रेंथ है, ये रॉक स्ट्रेंथ, डेप्थ, है ना। कैसे रॉक स्ट्रेंथ चेंज होती है डेप्थ के साथ में। अर्थ सरफेस से डेप्थ की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रस्ट है, ये मेंटल है, ठीक है। अभी देखो ये एक मिनट, ये देखो ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन इन क्रस्ट एंड ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन इन मेंटल। देखो जो अर्थ सरफेस में जो मोस्टली रॉक पाई जाती है क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार होते हैं ना। तो जैसे जैसे अर्थ सरफेस में इनका देखो स्ट्रेंथ इतना होता है, जैसे जैसे डीपनेस, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाती है, दे आर बिकमिंग मोर स्ट्रेंथन, ठीक है। वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं ना। फिर एक लिमिट यहाँ तक आती है जिसे ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन इन क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर आने पर क्या होता है, ये लगभग 15 किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस होता है। यहाँ पर आने पर क्या होता है कि जो मिनरल है, रॉक्स है, उनकी स्ट्रेंथ यहाँ तक तो बढ़ती है बट इसके बाद में कम होने लगती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर वहाँ पे हाई होने लगता है, और टेम्परेचर जब हाई होता है तो जैसे इससे पहले जो मैंने रीजन बताया था कि
bondings and atoms, they are behaving in more ductile manner because they are मतलब वो एडजस्ट करने के फेवर में ज्यादा होते हैं ना। ये समझो, उसको रिपीट करके देखना वीडियो को। तो यहाँ तक के क्लियर होगा। उसके बाद में अभी देखो, इसके बाद में यहाँ तक कम होने लगता है, फिर ये क्रस्ट खत्म हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे ये क्रस्ट खत्म, ये कम होते गया था यहाँ तक के, है ना, यहाँ तक के, यहाँ से कम होते गया था ये, ठीक है। अभी अब इसके बाद में देखो, फिर मेंटल स्टार्ट हुआ। मेंटल का कंपोजिशन क्या है? मेंटल में मिलता है ओलिविन मिनरल मिलता है ना, एंड द रॉक्स विच आर मतलब जो ओलिविन से मिलकर बनती है उसे कहते हैं पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट है ना। तो पेरिडोटाइट रॉक जो है, ओलिविन एक स्ट्रेंथफुल मिनरल है, एक स्ट्रॉन्ग मिनरल है, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो देखो यहाँ पर काफी आगे से चालू हुआ है, जो इवन क्रस्ट से भी आगे से चालू हुआ है इसका स्ट्रेंथ इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कन्फाइनिंग प्रेशर वहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में भी ये ज्यादा होता है इसका स्ट्रेंथ ओलिविन का, है ना। मेंटल में चूंकि आ चुके हैं, फिर यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बढ़ती है एक डेप्थ तक के, जैसे 40 किलोमीटर डेप्थ तक के ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन जोन आ जाता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होती है ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन जोन 40 किलोमीटर में। देन उसके बाद में अगेन जो है ये डेप्थ के साथ में बढ़ते जाता है, डेप्थ के साथ में कम होते जाता है स्ट्रेंथ ओलिविन मटेरियल का, ठीक है। फिर एस्थेनोस्फीयर आ जाता है। तो इस तरीके से मटेरियल्स का बिहेवियर थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ में चेंज होता है, जैसे जो मैंने इससे पहले 5 फैक्टर बताए थे उसके बेसिस पे चेंज होता है। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद में अगला क्या है? हाँ देखो, जो अभी हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ रहे थे उसका इम्प्लीकेशन क्या है ना, उसका इम्प्लीकेशन ऐसा है, टेंशन होता है, टेंशन मतलब जो हम टेंशनल फोर्सेस की बात करें, टेंशनल स्ट्रेस की, है ना। कंप्रेशन का मतलब है कि कंप्रेशनल फोर्स, शियर का शियर। तो इसमें जहां पर भी डक्टाइल बिहेवियर होगा वहां पे क्या बनेगा? वहां पे फोल्ड्स क्रिएट होंगे अर्थ में, वहां पे फोल्ड्स क्रिएट होंगे। और कहीं पे यदि ब्रिटल बिहेवियर है वहां पे फॉल्ट क्रिएट होगा, फॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे टेंशन हो रहा है, ये टेंशन हो रहा है, नॉर्मल फॉल्ट बन गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक हुए और ये बीच में से यहाँ पे फॉल्ट बन गया। उसके बाद कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में देखो एक ये वाला जो ब्लॉक है रॉक का इसके ऊपर चले गया। इसके बाद में थ्रस्ट फॉल्ट में भी देखो क्या हो रहा है, थ्रस्ट फॉल्ट में भी ये वाला जो है इधर मूव कर गया, इधर वाला ये मूव कर गया। शेयर में देखो वन एक दूसरे के इधर पे आगे पीछे जा रहे हैं ना शेयर में। इस तरीके से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, राइट लेटरल फॉल्ट, लेफ्ट लेटरल फॉल्ट, है ना, थ्रस्ट फॉल्ट, ये हम लोग फॉल्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। और अभी अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम रिलेशनशिप बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख लेंगे टाइम रिलेशनशिप बिटवीन दी डिफॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कि टाइम, जैसे कि इसमें बता रहा है रिलेशनशिप क्या है, कभी भी कहीं डिफॉर्मेशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में, है ना। तो देखो इसमें बेसिकली 3 तरीके के स्टेजेस होते हैं कहना। एक होता है प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होने के पहले जो है क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। डिफॉर्मेशन होने के पहले क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। दूसरा है पैरा क्रिस्टलाइन, डिफॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन बोथ आर पैरेलल, दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। एंड थर्ड है पोस्ट क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन, है ना। पोस्ट क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन, क्रिस्टलाइन होने के बाद में फिर डिफॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं।
हाँ, तो प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन में है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये S और I लिखा हुआ है ना, ये S और I लिखा हुआ है और यहाँ पे S और E लिखा हुआ है ना। SI और SE इसका मतलब होता है, SI का मतलब है इंटरनल सरफेस, है ना, I का मतलब है इंटरनल ऑफ S सरफेस, है ना, S सरफेस का इंटरनल। यहाँ पर ES का मतलब है, मतलब जो SE लिखा हुआ है तो उसमें E का मतलब है एक्सटर्नल S सरफेस, है ना। अब इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहां तक के क्लियर होगा SI और SE क्या है। इंटरनल सरफेस का मतलब है, ये है पोरफिरोब्लास्ट, है ना, ये पोरफिरोब्लास्ट है और ये वहां पर जो भी रॉक रही हो, है, जो भी रॉक रही हो, यहाँ पे ये रॉक है, बाहर जो भी सेडिमेंट्री रॉक रही हो, जो भी हो, उसकी क्लीवेज की सरफेसेस है, क्लीवेज सरफेसेस है ना, ये सिस्टोसिटी सरफेसेस बोल सकते हैं, क्लीवेज बोल सकते हैं ना, ये सब कुछ। अभी देखो, इसको प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन क्यों कहते हैं ये समझो, है ना। देखो ये जो पोरफिरोब्लास्ट है, इसमें जो SE है और SI है, SI सरफेसेस मतलब ये वाली सरफेसेस, ये वाली सरफेसेस, ये सरफेसेस, ऐसी सरफेसेस मतलब ये बाहर वाली सरफेसेस। ऐसी सरफेसेस और SI सरफेसेस एक लाइन में है, पैरेलल है ना। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो क्लीवेज सरफेसेस बनी है, ये क्लीवेज सरफेसेस बनी है, उसके बाद में ग्रोन हुआ है ना, उसके बाद में ग्रोन हुआ है, ठीक है। इसे ही प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो अंदर जो ऐसा ही सरफेसेस बनी है ना, इन्हीं ये क्या इंडिकेट करती है इस पूरे रॉक में कि ये प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन है, बिकॉज इसमें जो SI और SC जो सरफेसेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक टाइम पे ही बनी, मतलब एक ऐसी सरफेसेस पहले बनी है और बाद में पोरफिरोब्लास्ट ग्रो हुआ है, जिसमें कि SI सरफेसेस पैरेलल टू प्री एग्जिस्टिंग, है ना, पहले से जो एग्जिस्टिंग क्लीवेज सरफेसेस थी उसके पैरेलल ये बनी है, ठीक है। इसे प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पे पैरेलल क्लीवेजेस थी, इसमें देखो एक ग्रेनुलेशन क्लीवेज है, ये एक ग्रेनुलेशन क्लीवेज है ना, इसमें भी वही है, क्लीवेज पहले बन चुकी है, ठीक है, और बाद में पोरफिरोब्लास्ट ग्रो हुआ है, क्रिस्टलाइज हुआ है ना, इसलिए तो इसे प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसके मतलब को समझना जो मैंने इससे पहले बोला था, है ना, सबसे पहले जो इससे पहले की जो स्लाइड में मैंने बोला था, ठीक है। इसमें देखो, यदि अब जो यहाँ पे ये भी क्लियर है ना। अब तीसरा देखो, यहाँ पर जो रॉक है, ये इस रॉक में के क्लोराइट या माइका या जिसका भी एक फ्लैक है, ये पर्टिकुलर एंगल पर ग्रो किया है ना। ये भी इंडिकेट करता है कि प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन है, बिकॉज इसका जो ग्रोइंग है, ठीक है, इसमें जो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका रीजन है ना, इसका रीजन अनडिफॉर्म्ड ट्रांसवर्स माइका, बिकॉज ऑफ दिस इज अनडिफॉर्म्ड, है ना, ये अनडिफॉर्म्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये भी अनडिफॉर्म्ड था, ये भी अनडिफॉर्म्ड था, है ना। इसे अक्रॉस दी सिस्टोसिटी, ये जो सिस्टोसिटी इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में देखो, पॉलीगोनल आर्क ऑफ अनडिफॉर्म्ड फ्लैक्स ऑफ माइका व्हिच क्रिस्टलाइज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोफोल्ड्स, ठीक है। इसको समझ लो। तो प्री क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन का मतलब समझ गए होंगे। अब अगला चले, पैरा क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन। इसमें क्रिस्टलाइजेशन एंड डिफॉर्मेशन बोथ आर साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ चलते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे ये इसका ग्रोथ भी हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रोथ भी हो रहा है इस ग्रेन का, पोरफिरोब्लास्ट का, और साथ में ये टेल्स भी निकल रही है ना, टेल्स भी निकल रही है, यहाँ पर इसका भी ग्रोथिंग चालू है।
और ये इसके पैरेलल ये सिस्टोसिटी, ठीक है, ये सिस्टोसिटी है, ठीक है। देखो इसमें भी वही ग्रोथ भी चालू है और सिस्टोसिटी भी है, इसमें भी वही। प्रेशर शैडोज कहते हैं, है ना, ये जो बाजू में निकले हुए हैं इन्हें प्रेशर शैडोज कहते हैं। ये प्रेशर शैडोज है। The porphyria, the pressure shadow squads has been seen tectonically. The porphyria garnet includes a spiral trail of pressure. Spiral trail of pressure shadow squads. Here both the minerals are syntectonic. Fibrous pressure shadow or pressure fringe which grew syntectonically. ये pressure fringe, shadows, सिस्टोसिटी, ये सब एक साथ बने हुए हैं, ये समझ लो तुम लोग। ये देखो पोर्फिरोब्लास्ट क्या, पहले तो ये समझ लो पोर्फिरोब्लास्ट क्या है। पोर्फिरोब्लास्ट ये मेटामॉर्फिक का टर्म है, जहाँ पर ब्लास्ट आ जाता है मेटामॉर्फिक का टर्म है। पोर्फिरोब्लास्ट मीन्स ऐसा कुछ लार्जर साइज ऑफ ग्रेन, है ना, टेक्सचर से रिलेटेड वर्ड है ये। लार्जर साइज ऑफ ग्रेन इज फाउंड इन स्मॉलर साइज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, स्मॉलर साइज ऑफ रॉक मैट्रिक्स इसमें। तो ये जो मेटामॉर्फिक में जो पोर्फिरोब्लास्ट है ये ग्रोन होते हैं, जैसे गार्नेट, क्लोराइट, एंडालुसाइट, इन सब के पोर्फिरोब्लास्ट ग्रो होते हैं, है ना। अब जब ये सिंटेक्टोनिकली या पोस्ट टेक्टोनिकली, प्री टेक्टोनिकली जब ग्रो करते हैं तो अपने साथ में कुछ एविडेंसेस रखते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे टाइम रिलेशन से भी बताया जा सकता है कि सेम एरिया में यदि एक ही तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, है ना, एक ही तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे यही एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये राउंडिंग यहाँ पे जो है ये किसी दूसरे तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर में मिल रही है। ये शैडोज है ये भी, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न हुए हैं ये। तो ये सारी चीजें मेजर करके हम उस एरिया का हिस्ट्री बता सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी देखो ऐसी पैटर्न इन पैराटेक्टोनिक, पैराटेक्टोनिक को पैराक्रिस्टलाइन भी कहते हैं ना। एज सेप्ड ट्रेल ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है, स्पाइरल ट्रेल, ये स्पाइरल ट्रेल, ठीक है, एस सेप्ड ट्रेल, ये एस सेप्ड ट्रेल है ना, ये जो एस सेप्ड ट्रेल है, ठीक है, ये स्पाइरल ट्रेल है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड रोटेशन। इसका मतलब ये कि जो सिस्टोसिटी है जब ये बनना स्टार्ट हुआ था इसमें, तो इसके इस तरीके में थी, है ना। फिर जैसे जैसे ग्रो हुआ है और वहाँ पे जो पैराक्रिस्टलाइन है मतलब डिफॉर्मेशन होते रहा है, तो ये जो इसके अंदर की जो क्लीवेजेस है ये बदलते गई है ना, फिर बदल गई है बाहर आके। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से क्लीवेजेस बदलते रहती है अंदर, ऐसा ही सरफेसेस जो है बदलते रहती है, उसकी बेसिस पर हम डिफॉर्मेशन का पता कर लेते हैं, ठीक है। गार्नेट का है, ठीक है। होप यू आर, मतलब एक ओवरव्यू तो मिल ही रहा होगा, क्योंकि देखो ये है काफी वाइड टॉपिक है, इसमें डीप में जाएंगे तो अभी आपको उतना समझ में आएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि बीएससी लेवल में हो अभी तो बिल्कुल पढ़ रहे हो। इसका यही मतलब समझ लो कि जो क्लीवेजेस होती है पोर्फिरोब्लास्ट के अंदर और पोर्फिरोब्लास्ट के बाहर जो रॉक्स में होती है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, एक तो क्लीवेजेस का, साथ में प्रेशर शैडोज का, है ना, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, तो उसके बेसिस पर हम किसी भी रॉक में प्री क्रिस्टलाइन है, पोस्ट क्रिस्टलाइन है, पैराक्रिस्टलाइन है, ये पता कर लेते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो कंप्लीटली अलग हो जाता है ये पोस्ट क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन में, है ना, जो अंदर की जो ऐसा ही सर्फेसेस है दोज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड वंस, ठीक है। तो ये पोस्ट क्रिस्टलाइन डिफॉर्मेशन में है। तो माइक्रोस्ट्रक्चर्स इंडिकेटिंग पोस्ट ऐसा डिस्कॉर्डेंट इंडिकेटिंग, ठीक है, ये सब ठीक है, देख लो। तो यहाँ तक क्या आई थिंक जो है क्लियर होगा। रेफरेंसेस है, देख लेना इसको, रेफरेंसेस को मैं सब यहीं से पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको भी पढ़ना हो तो नीड टू गो थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक्स जस्ट लाइक आई हैव मेंशन्ड हियर। और मेरे पास में काफ़ी कुछ बच्चों के कॉल आते हैं कि सर बुक्स बताइए, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं हम स्टॉप करते हैं, और जो अगला लेक्चर है वो फोल्ड या फॉल्ट के ऊपर में हम लोग रखेंगे, ठीक है।
तो ये रेफरेंस को नोट कर लेना। ठीक है, चलो फिर ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।